हेलो। स्वागत है आप सभी का व्यास एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले एक चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसका ये टॉपिक सीरीज का नाम है संपूर्ण लूसेंट जीके सीरीज, जिसमें अर्थव्यवस्था के सारे टॉपिक देखेंगे। ये पूरा चैप्टर दिया गया है एक वीडियो में और इसके अंतर्गत आपको मिलेंगे विगत मतलब पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों के साथ। इससे बाहर परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है भारत की राष्ट्रीय आय। भारत की राष्ट्रीय आय क्या होता है? एक साल में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम जो मौद्रिक मूल्य होता है वही भारत की राष्ट्रीय आय कहलाता है। ये होती है भारत की राष्ट्रीय आय। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। आपको बताना है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र का, ऑप्शन बी विनिर्माण क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र का, ऑप्शन सी व्यापार क्षेत्र का, या ऑप्शन डी बैंकिंग क्षेत्र का। तो पहले का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान होता है विनिर्माण क्षेत्र का। अगर विनिर्माण इसमें सेवा क्षेत्र दिया होता तो आंसर सही हो जाता सेवा क्षेत्र का, लेकिन इसमें सेवा क्षेत्र ना देकर विनिर्माण क्षेत्र दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनिर्माण क्षेत्र। जो कृषि का क्षेत्र होता है इसको भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। मतलब प्राथमिक अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र होता है कृषि क्षेत्र होता है। विनिर्माण क्षेत्र क्या होता है? जो उद्योग या इंडस्ट्री वाला एरिया होता है, उद्योग क्षेत्र, वो होता है भारतीय अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है। सेवा क्षेत्र में व्यापार बैंकिंग भी आ जाता है, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विनिर्माण क्षेत्र। अगला है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। जो भारत की राष्ट्रीय आय है उसका प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत होता है सेवा क्षेत्र। इसको तृतीय क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र ही तृतीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी उसमें आपको बताना है किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा घटा है। कृषि क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, परिवहन क्षेत्र का या बैंकिंग क्षेत्र का। जो योजना काल चल रहा था उसमें सबसे ज्यादा जोर दिया गया था विनिर्माण के ऊपर और सेवाओं के ऊपर, तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान घटा था कृषि क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। योजना अब तक योजना आयोग के द्वारा भारत के लिए 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान घटा है कृषि क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, अवस्थापना क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। तो वर्तमान में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है? वर्तमान में सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर का भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सेवाओं का। अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? जैसे जैसे राष्ट्र भारत की अर्थव्यवस्था विकसित होती है वैसे राष्ट्रीय आय में क्या बढ़ता है? घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, बढ़ जाता है या घट जाता है। आपको बताना है कि जैसे राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश जो होता है, अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो तृतीय क्षेत्र का अंश क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, नियोजन के आरंभ में 1950 मतलब जो योजनाएं प्रारंभ की गई थी तब 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद मतलब जो जीडीपी होता है में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र व तृतीय क्षेत्र का योगदान 1993 या 94 की कीमतों पर क्रमशः 55.11, 13.34 तथा 29.55% था, जो 2014-15 के दौरान परिवर्तित होकर क्रमशः हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले कितना था? पहले जो दिया गया है यहाँ पर लिखा हुआ है 55%, 13% और 29%। बाद में घटकर कितना हो गया था? 17.5%, 31.8% और 50.7% ये हो गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है देश में जो राष्ट्रीय न्यायाधीश है इसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है
1949 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1951 ईस्वी में, या ऑप्शन डी है 1956 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। अगला है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई थी। सीएसओ सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसकी स्थापना बताना है कब हुई थी। 1950 में, 51 में, 52 में, या 56 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, सीएसओ है, इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय है यूपीपीएससी 1997 एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो राष्ट्रीय आय है वो क्या होती। बाजार मूल्य पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार उत्पाद लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निबल देशी उत्पाद, या ऑप्शन डी है उत्पादन लागत पर निबल देशी उत्पाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो राष्ट्रीय आय होती है, ये होती है उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, ये होता है राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। जो भारत की राष्ट्रीय आय होती है उसका अनुमान कौन लगाता है या उसकी गणना कौन करता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन है योजना आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, या ऑप्शन डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। यूपीपीएससी 1995 और 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो भारत की राष्ट्रीय आय होती है वो अभी ऊपर हमने बताया था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा अनुमानित होती है, सीएसओ के द्वारा अनुमानित होती है, सीएसओ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। इसमें से बताना है कौन सा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है। गोवा की, पंजाब की, महाराष्ट्र की, या गुजरात की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य, मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा आय है। इसमें पूछा गया है कि प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है। तो प्रति व्यक्ति आय वाला न्यूनतम राज्य हो जाएगा बिहार। बिहार की प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय बहुत ज़्यादा कम है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है 13 नंबर। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये सबसे पहले किसने ज्ञात किया था ये बताना है कि किस राज्य में कितनी ज़्यादा आय होती है। भारत में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य जो है ये बात बताई थी किसने बताई थी, ये बताना है आपको। एमजी रनाडे के द्वारा, एसडब्ल्यू हंटर के द्वारा, आरसी दत्त के द्वारा, या दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले की थी। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी में इसमें भारत की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की थी। अगला क्वेश्चन है ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था। यूपीएससी 2010 में पूछा गया है ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन है इसका बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है गोविंद रनाडे। ये गोविंद होना चाहिए, गोविंद रनाडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रेन का सिद्धांत दिया था, द थ्योरी ऑफ ड्रेन दी थी दादा भाई नौरोजी ने। इनको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वयोवृद्ध पुरुष के रूप में भी इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है जो राष्ट्रीय आय की गणना होती है वो किन विधियों के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। उत्पत्ति गणना विधि, आय विधि, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो भारत की राष्ट्रीय आय होती है उसमें गणना विधि और आय विधि दोनों का यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। हिंदुओं की जो वृद्धि दर होती है वो किससे संबंधित होती है। प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, साक्षरता से, या जनसंख्या से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय से संबंधित होती है हिंदू वृद्धि दर। यूपीपीएससी 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई थी 1949 में उसके अध्यक्ष कौन थे ये बताना है। पहला ऑप्शन है
डी आर गाडगिल, ऑप्शन बी है पीसी महालनोबिस, ऑप्शन सी है वी के आर वी राव, या ऑप्शन डी है बी नटराजन। तो 1949 में राष्ट्रीय आय समिति जो गठित हुई थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे पीसी महालनोबिस, या इन्हीं का पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? जो स्वतंत्रता से पूर्व भारत की जो राष्ट्रीय आय थी इसका अनुमान किसने लगाया था, ये पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन है नेशनल सैंपल सर्वे ने, ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने, ऑप्शन सी है नौरोजी व सिराज ने, या उपयुक्त सभी। तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाए थे नौरोजी व सिराज ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, दादा भाई नौरोजी व सिराज ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? भारत में बताना है राष्ट्रीय आय की स्थापना कब की गई थी। स्वतंत्रता के बाद जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए कब स्थापना इसकी की गई थी? ऑप्शन ए है 4 अगस्त 1949, ऑप्शन बी है 4 अगस्त 1956, ऑप्शन सी है 4 अगस्त 1961, या ऑप्शन डी 4 अगस्त 1966। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता के बाद देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई थी 4 अगस्त 1949 में। क्वेश्चन नंबर 20 है स्वतंत्रता के बाद समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया है? तो इसको जो है स्वतंत्रता के बाद समयावधि राष्ट्रीय आय अनुमानों के लिए किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया? परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला, नवीन श्रृंखला, या इनमें से सभी? इनमें से सभी होना चाहिए, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी को रखा गया है। परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला और नवीन श्रृंखला, इनमें से सभी को रखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, या इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना होती है वो किस आधार पर की जाती है? चालू मूल्यों के आधार पर, स्थिर मूल्यों के आधार पर, उपयुक्त दोनों के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं? जो भारत है, भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है वो चालू मूल्यों के आधार पर भी की जाती है और इसके साथ साथ स्थिर मूल्यों पर के आधार पर भी की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों के आधार पर की जाती है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। क्वेश्चन नंबर 22 है वर्तमान में राष्ट्रीय आय समयांकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? वर्तमान में राष्ट्रीय आय समयांकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? 1970-71 के आधार पर, 1980-81 के आधार पर, 1993-94 के आधार पर, या ऑप्शन नंबर डी 2004-2005 के आधार पर। तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय के समयांकों की गणना की जा रही है वर्ष 2004 और 5 के आधार पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है। जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है उसमें एक कठिनाई आती है, देखते हैं कौन सी कठिनाई होती है। अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, ऑप्शन बी है बचत की निम्न दरें, ऑप्शन सी है अर्ध बेरोजगारी, या ऑप्शन डी है मुद्रास्फीति। तो इसमें भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली कठिनाई है अमौद्रिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुछ 24 नंबर क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना हेतु कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? पहले में पूछा गया कौन सी कठिनाई आती है और इसमें पूछा गया कौन सी समस्या नहीं आती है सामने। ऑप्शन नंबर ए है पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी, ऑप्शन बी है जन सहयोग की प्रचुरता, ऑप्शन सी है अमौद्रिक क्षेत्र का विषमता, ऑप्शन डी है निर्यात उत्पादन में कमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में ये समस्या नहीं आती है सामने, पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी, ये समस्या सामने नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 25 है यूपीपीएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। दादा भाई नौरोजी ने, आर सी वी राव ने, वी के वी राव ने, या डी आर गाडगिल ने।
तो भारत में अभी आपको हमने आगे बता रखा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब की थी? 1867-68 के दौरान की थी, अपनी पुस्तक के माध्यम से, जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था और बताया था कि प्रति व्यक्ति आय उस टाइम कितनी थी? 20 रुपए थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ऑप्शन बी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन सी एक्सप्लॉयटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रिटिश रूल एंड इट्स कंजर्वेशंस। इसका सही आंसर हो जाएगा, तो दादा भाई धन का पलायन का सिद्धांत दिया है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में। ये पुस्तक भी कब लिखी गई थी? ये पुस्तक भी लिखी गई थी 1867-68 के दौरान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? आपको बताना है कि जो भारत की राष्ट्रीय आय होती है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, या सभी का बराबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी आगे ऊपर बता रखा है आपको कि भारत में जो राष्ट्रीय आय होती है इसमें सबसे ज्यादा योगदान होता है तृतीय क्षेत्र, या इसी को बोला जाता है सेवा क्षेत्र के नाम से। तो सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र का योगदान होता है राष्ट्रीय आय में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? अगला बताना है किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत की राष्ट्रीय आय में जब से योजना काल चल रहा है तब से प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगातार घटता चला जा रहा है और सबसे कम इस टाइम पर है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे कम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए कितनी बार पूछा गया एमपीपीएससी 2012 में, एसएससी 2007, फिर एसएससी 2011, एसएससी 2013 और यूपीएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? योजना के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, या जिसे सीएसओ के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, सीएसओ के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? जो भी देश होता है उसकी आर्थिक वृद्धि, मतलब देश में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही, उसके लिए सबसे उपयुक्त माप कौन सी होती है? यूपीएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका सही है ऑप्शन नंबर ए है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी बोलते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद जिसे एनडीपी बोला जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसे एनएनपी बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर डी प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी भी देश की वृद्धि अगर आपको पता करनी है, इसके लिए उपयुक्त माप होती है उस देश की जीडीपी। जीडीपी बढ़ रही है, देश विकास कर रहा है, जीडीपी घट रही है, देश विकास नहीं कर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी तरीकों से किया जा सकता है? जो राष्ट्रीय आय होती है इसमें से बताना है किस चीज को छोड़कर सब और सभी के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है सभी प्रकार की बचत का योग, ऑप्शन बी है सभी प्रकार के निर्गतों का योग, ऑप्शन बी है सभी व्ययों का योग, या ऑप्शन डी है सभी प्रकार की आय का योग। तो जैसे आय की गणना करनी होती है तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए सभी प्रकार के निर्गतों का, जितने रुपए आपने निर्गत किए उसका योग कर सकते हैं, और जितना आपने खर्चा किया उसका योग कर सकते हैं, और जितने प्रकार की आय हुई है इन सब का यूज कर सकते हैं उसकी गणना करने के लिए। किसका यूज नहीं कर सकते? तो इसमें आपने कितना बचत किया है इसका यूज नहीं कर सकते हैं राष्ट्रीय आय की गणना के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? अगला बताना है 2000 एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, ऑप्शन बी है नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, ऑप्शन सी है लॉटरी जीतना, या ऑप्शन डी है किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन।
तो इसमें बताना है राष्ट्रीय आय में किसको शामिल नहीं किया जाता है, सबको शामिल किया जाता है, सिर्फ एक को छोड़कर। वो हो जाएगा लॉटरी जीतना। जो आप पैसे लॉटरी में जीतते हैं उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है और सभी को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। अगर किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो उसको किससे भाग दिया जाएगा? एसएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। देश की कुल जनसंख्या से, ऑप्शन बी है कुल कार्यशील जनसंख्या से, ऑप्शन सी है प्रयुक्त पूंजी के परिणाम से, या ऑप्शन डी है देश के क्षेत्रफल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देश की कुल जनसंख्या से। अगर किसी भी देश की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय निकालनी है तो उसको किससे भाग देंगे? राष्ट्रीय आय को भाग देंगे देश की कुल जनसंख्या से, तो प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। आप इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, ऑप्शन बी है कृषि की अपेक्षा उद्योग का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, ऑप्शन सी है उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, या ऑप्शन डी उपयुक्त संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है? सेवाओं का ही है या तृतीय क्षेत्र का है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की, अपनी आय के बराबर हिस्से की, ऑप्शन सी है अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, या ऑप्शन डी है अपनी पूरी आय की। तो पूरी आय की गणना नहीं करते, इसको हटा देते हैं बड़े हिस्से, क्योंकि ज़्यादा बचा तो पाते नहीं। गरीब बचत करते हैं अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही श्रृंखला क्रम है? तो इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा किसमें होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। जो जीडीपी होती है उसमें योगदान के हिसाब से बताना है कि इसका योगदान सबसे ज़्यादा होता है, फिर किसका उससे कम होता है, फिर किसका उससे कम होता है। तो पहला ऑप्शन है सेवा, फिर उद्योग, फिर कृषि, या ऑप्शन बी है सेवा फिर कृषि फिर उद्योग, ऑप्शन सी उद्योग सेवा कृषि, या ऑप्शन डी है उद्योग कृषि या सेवा। तो इसे इसका सही क्रम क्या होना चाहिए जीडीपी में? इसका सही होना पहले सबसे ज़्यादा सेवा का रहता है, फिर उद्योग का रहता है, फिर कृषि का रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, भारत में स्थिर मूल्यों पर घरेलू उत्पाद, जो सकल घरेलू उत्पाद होता है जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष कौन सा है? तो ऑप्शन इसका दिया गया है, वर्तमान में बताना है कि आधार वर्ष कौन सा है। 2004-5, 2005, 2006, ऑप्शन सी है 2006, 2007, ऑप्शन डी है 2011, 2012। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में स्थिर मूल्यों का आकलन किया जाता है किस आधार पर किया जाता है? 2011-12 आधार वर्ष मानकर किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का सर्वाधिक योगदान देता है? कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, या सभी? तो अभी आपको बताया है कि ऊपर बता रखा है कि सबसे ज़्यादा जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान होता है? तृतीय क्षेत्र का या सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कभी कभी कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको छांटना रहता है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें दो कथन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है कथन, यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। ऑप्शन दूसरा कथन है, यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अत्यंत वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल योग के बराबर है। तो जीडीपी में सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक जो होता है वो सही आंसर हो जाएगा। सीडीएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है
ये जो पहला कथन है यही सही है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? मूल्यह्रास बताना है किसके बराबर होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से निबल राष्ट्रीय उत्पाद को जब घटाते हैं, या ऑप्शन बी है निबल राष्ट्रीय उत्पाद में से सकल राष्ट्रीय उत्पाद को घटाते हैं, ऑप्शन सी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से व्यक्तिगत आय या प्रति व्यक्ति आय को घटाते हैं, या ऑप्शन डी है व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत कर को घटाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो मूल्य ह्रास निकालना होता है, जो देश की जीडीपी होती है उसमें देश की शुद्ध निबल राष्ट्रीय आय को घटाकर मूल्य ह्रास निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? अगला बताना है कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। मूल्यवर्धित विधि, आय विधि, निवेश विधि या व्यय विधि। तो राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है निवेश विधि। निवेश में राष्ट्रीय आय की गणना नहीं की जाती है कि कितने रुपए निवेश हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय का आकलन की पद्धति नहीं है? इसमें से बताना है कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है। वे पद्धति, उत्पाद पद्धति, मैट्रिक्स पद्धति या आय पद्धति। तो वे पद्धति के द्वारा भी ज्ञात किया जाता है, उत्पाद पद्धति के द्वारा, और आय पद्धति किसके द्वारा नहीं ज्ञात किया जाता है? मैट्रिक्स पद्धति कोई पद्धति नहीं होती है। एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका जो हो जाएगा सही आंसर। तो कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है? ये हो जाएगा मैट्रिक्स पद्धति राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? पहला ऑप्शन है अप्रत्यक्ष कर को, दूसरा ऑप्शन है पूंजी उपभोग छूट को, तीसरा ऑप्शन है इमदाद या सब्सिडी को, या ऑप्शन नंबर डी है ब्याज को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर को, इनडायरेक्ट टैक्स को एनएनपी में से घटाया जाता है राष्ट्रीय आय निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। हास को, ब्याज को, कर को, या इमदाद या सब्सिडी को। तो इसमें से जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए हास, जो मूल्य ह्रास होता है, उसको घटा दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जब मूल्य ह्रास को माइनस करते हैं या मूल्य ह्रास को घटाते हैं तो क्या कहलाता है? जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाते हैं तो प्रति व्यक्ति आय या निबल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन सी व्यक्तिगत आय, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाते हैं तो क्या निकल कर आता है? निबल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निबल राष्ट्रीय उत्पाद निकल कर आता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होती है। किसी भी देश का जो निबल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होता है वो क्या होता है, ये पूछा गया है। इसमें पहला ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते को जोड़कर निकाला जाता है, या सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से निबल आय को जोड़कर निकाला जाता है। ऑप्शन सी है सकल घरेलू उत्पाद में से विदेशों से निबल आय घटाकर निकाला जाता है। ऑप्शन डी है सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास भत्ते को घटाकर निकाला जाता है। एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास भत्ते को घटाकर निकाला जाता है, एनएनपी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। जो आर्थिक विकास होता है इसका जो सर्वोत्तम सूचकांक है ये कब उपलब्ध कराया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के वृद्धि द्वारा, ऑप्शन बी है वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि द्वारा, ऑप्शन सी है बचत अनुपात में वृद्धि द्वारा, ऑप्शन डी है भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष प्रतिवर्ष व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा निकाला जाता है। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अंतरराष्ट्रीय समुद्र पानी में जो भारतीय मछुआरों के द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? जो भारत की समुद्री सीमा होती है उसके अंतर्गत जो
मछुआरों के द्वारा जो मछलियां पकड़ी जाती हैं फिर उनको बेचा जाता है, जब बेचने के बाद पैसे आते हैं तो उनको किस में जोड़ा जाएगा, किस देश की जीडीपी में जोड़ा जाएगा? भारत तथा इंडोनेशिया, भारत तथा श्रीलंका, भारत या फिर श्रीलंका, इसमें से बताना है किस में जोड़ा जाएगा। तो जो भारतीय मछुआरों के द्वारा पकड़ी गई मछलियां होती हैं वो भारत की जीडीपी में जुड़ती हैं। एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, भारत की जीडीपी में जुड़ेंगी। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन ए है किराया को, ऑप्शन बी है मिश्रित आय को, ऑप्शन सी है पेंशन को, या ऑप्शन डी है अवितरित आय को। एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, किसमें शामिल नहीं किया जाता है राष्ट्रीय आय की आकलन करते समय आय विधि से अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है, मतलब किसको ध्यान में रखकर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? पहला ऑप्शन है निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना, ऑप्शन बी है निर्यात मूल्य को घटाया जाना और आयात मूल्य को जोड़ा जाना, ऑप्शन सी निर्यात और आयात दोनों के मूल्यों को जोड़ा जाना, ऑप्शन डी है निर्यात तथा आयात दोनों के मूल्यों को घटाया जाना। एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय का अनुमान या गणना करते समय निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तभी राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। सकल घरेलू उत्पाद इनका मुद्रा मूल्य है। जो सकल घरेलू उत्पाद होता है इसका मुद्रा मूल्य क्या होता है? वस्तु, ऑप्शन ए है वस्तुओं और सेवाओं के स्टॉक का, ऑप्शन बी है एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, ऑप्शन सी है केवल बाजार के लिए उत्पादित वस्तुओं का, या ऑप्शन डी है बाजार के लिए और अपने उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य को इसमें शामिल किया जाता है। एसएससी 2012 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है, जो कोई राष्ट्र होता है उसकी राष्ट्रीय आय क्या होती है? पहला ऑप्शन है सरकार का वार्षिक राजस्व, ऑप्शन बी है उत्पादन कार्यों का योगफल, ऑप्शन सी है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अधिशेष, ऑप्शन डी है निर्यात में से आयात घटाकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादन कार्यों का योगफल जो होता है वो राष्ट्रीय आय होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी एसएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। वे विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? जो वे विधि होती है उससे जीएनपी निकालने के लिए क्या शामिल नहीं किया जाता है? सकल घरेलू निजी निवेश, निबल विदेशी निवेश, मूल्य ह्रास व्यय, या निजी उपभोग व्यय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मूल्य ह्रास व्यय इसके द्वारा शामिल नहीं किया जाता है जीएनपी को निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? देखिए एक ही क्वेश्चन को कितनी तरह से घुमाकर पूछा जा रहा है। निम्न में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? कृषि तथा संबंधित क्षेत्र से, रक्षा तथा लोक प्रशासन से, सेवा क्षेत्र से, विनिर्माण, निर्माण तथा बिजली तथा गैस से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र से। यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र से। वही क्वेश्चन है किसका सबसे ज्यादा योगदान होता है, सेवा क्षेत्र का या तृतीय क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? जो भारत की जीडीपी होती है उसमें अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है? अभी आपको बता रखे हैं ऊपर की सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन निबल राष्ट्रीय आय एनएनपी को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? एनएनपी को बेहतर तरीके से कौन परिभाषित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जीएनपी में से जब मूल्य ह्रास को निकाला जाता है तो एनएनपी निकल कर आता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।